नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार। गगन चुंबी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे बोर्ड पे दो स्टैचू लगे हुए हैं। ये जो है से एक पुराना वाला स्टैचू है और ये अभी जो नया वाला स्टैचू है। तो हुआ ये है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा जो पुराने वाला स्टैचू था, जो न्याय का मूर्ति था, उसके जगह पर नया स्टैचू का रिवील किया गया है, उसका लोकार्पण किया गया है। तो क्या जरूरत पड़ा कि इस मूर्ति की जगह पे इस मूर्ति को लाना पड़ा, पुराना का जगह पर नया पे लाना पड़ा। ये किन किन बातों का संकेतिक था और ये किन बातों का सांकेतिक है, इसके बारे में आज हम लोग शुरू से लास्ट तक चर्चा करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप कई एक जगह न्यायपालिका में या फिर किसी भी लॉ से जुड़े हुए जगहों पर आप देखे होंगे एक मूर्ति रहता है। ये जो पुराना वाला मूर्ति है, एक महिला है जिसके आंख पर पट्टी बना हुआ है काले रंग का, और हाथ में देखिए कि एक तराजू रखे हुए हैं जो बराबरी का संकेत है, और दूसरे हाथ में तलवार रहता है। यही मूर्ति आप देखते हैं और किसी भी मूवी वगैरह का सीन होगा वहां पर ये मूर्ति देखते होंगे। ये इसे न्याय की मूर्ति या स्टैचू ऑफ जस्टिस कहा जाता था। तो इन पहले इस मूर्ति और इस मूर्ति में अंतर देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो मूर्ति है इसके आंखों पे काली पट्टी बना हुआ है। तो सबसे पहले इसको खोलने का कोशिश किया गया, क्योंकि सब जगह ये बोला जाता है आम पब्लिक में, आम भाषा में, कि हमारे यहाँ की जो न्याय की देवी है वो अंधी है। क्योंकि वो जब भी न्याय करती है वो तो आगे सामने वाली को ये नहीं देखती है कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि इसका ये मतलब था कि बराबरी हो, कहीं ना कहीं मतलब हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जो मेरे पास सबूत और गवाह है हम उसके आधार पर न्याय कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे जगह पे मूवी में सैकड़ों जगह पर ये कोट किया जाता है कि हमारे यहाँ का जब खुद का न्याय की मूर्ति है वही अंधी है, तो फिर क्या न्याय दिया जाएगा। तो ये सब जगह चर्चा में रहता है। तो सबसे पहला बिंदु जो इस पर देखने वाला है, देखिएगा, तो ये जो है आपका ये ये आपका ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी लोग, ये जो है से आपका एक पॉइंट ये है कि ये स्टैचू जो है सो आपका काली पट्टी से बांधा हुआ है। तो जो नया वाला मूर्ति खोला गया है उसमें देखिएगा कि ये आंख की पट्टी से हटा दिया गया। दूसरा देखिएगा कि ये हाथ में, इनके दाहिने हाथ में तराजू है। ये तराजू ये मतलब कि बराबरी वाला है, संकेत का समानता का द्योतक है। वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हाथ में, दाहिने हाथ में तराजू है। ये है, ये चीज है, ये है पहला अंतर जो है सो आंख पर। दूसरा अंतर देखिएगा कि जो बाईं हाथ में यहाँ पर है ये तलवार है, इसको हटा दिया गया। और ये देखिएगा कि दो धारी तलवार है, मयान से निकाला हुआ तलवार है, जो कहीं ना कहीं दंड का संकेतक था। ये तलवार हमारे यहाँ का दंड देने का संकेत है कि अगर आप कुछ जुर्म करिएगा तो आपको उसके लिए दंड दिया जाएगा। इसको बदल करके नया वाले संविधान में देखिएगा कि यहाँ पर एक पुस्तक हाथ में दे दिया गया, और ये पुस्तक संविधान है। अर्थात अब हम लोग को अब हम आपको मूर्ति का ये संकेत हुआ कि अब हम आपको दंड तो देंगे, लेकिन वो संविधान के दायरे में, संविधान के आधार पर। तो ये दूसरा अंतर जो है इस मूर्ति और इस मूर्ति में। तीसरा मूर्ति जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं ग्रीक देवी की मूर्ति है। ये हम अब इनका परिधान देखिए, कपड़े पहनने का देखिए जो कल्चर है, ये इंडियन मूर्ति नहीं है, ये यूरोपियन और ग्रीक एम्पायर का मूर्ति है, जो कहीं ना कहीं आज भी इस बात को द्योतक है कि ये कॉलोनियल एम्पायर, जो हमारे यहाँ कॉलोनियल व्यवस्था था, कॉलोनियल एम्पायर जो था, उसका ये बोध है। तो ये भी एक हटाने का कोशिश किया गया है। जैसे हमारे यहाँ आईपीसी था पहले, इंडियन पेनल कोड, आज वो भी जो कॉलोनियल जो संकेत था उसको हटा करके भारतीय न्यायिक संहिता किया गया है। अभी उसमें भी रिफॉर्म हुआ है। तो आप इस मूर्ति को देखिए, ये पूरी तरह से इंडियन कल्चर, इनका पोशाक का परिधान देखिए, ये बात का साफ पता चल रहा है कि हाँ ये किसी न किसी इंडियन देवी देवताओं का, इंडियन देवी का मूर्ति है। जबकि आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको साफ पता चलेगा कि ये ग्रीक देवी देवता है। तो इसके लिए भी कि हमारे यहाँ से जो कॉलोनियल जो भी संकेत है उस प्रकार का साम्राज्यवादी जो ब्रिटिश का जो संकेत है उसको भी धीरे धीरे खत्म करने का कोशिश किया गया। तो ये अभी काफी चर्चा में बना हुआ है। मुख्य अगर इसमें जो अंतर किया गया है, आंखों पर से पट्टी हटा दिया गया है, यहाँ पर की जो नारी है उसके जगह पर भारतीय नारी को लाया गया है, और तीसरा जो बाएं हाथ में जो तलवार था वहां पर अब संविधान कर दिया गया। ये अभी नया वाला जो मूर्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में रखा गया है वहां पर, और धीरे धीरे चारों तरफ ये फैलते जा रहा है। बड़ी तेजी से लोग इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं, और जितने भी आप देखिएगा कि आने वाले समय में न्यायपालिका वगैरह से जुड़ा हुआ जितने भी जगह रहेंगे उन सब जगहों पर अब यही मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। इस मूर्ति का जो अवलोकन है या पदार्पण है
डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में, चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। आइए अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का क्या कैसे कैसे उसका विकास हुआ, उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 124 में भाग 5 में वर्णित है। संघीय व्यवस्था में भाग 5 के तहत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था किया गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्तमान में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना समझिएगा 28 जनवरी 1950 को किया गया है। इस पॉइंट को समझिएगा विद्यार्थी लोग कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया है। लेकिन हकीकत में ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1935 के तहत 1937 में इसका स्थापना हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1935 के तहत 1937 में इसका स्थापना हुआ था। उस समय इसका नाम रखा गया था फेडरल कोर्ट, याद रखिएगा उस समय इसका नाम था फेडरल कोर्ट। तो अभी वर्तमान में जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, कई एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या है, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट। इसका स्थापना कब हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में देश की आजादी के बाद, जब देश आजाद हो गया और गणतंत्र हो गया, 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र हुआ तो उसके 2 दिन बाद यानी कि कितने तारीख को 28 जनवरी 1950 को उसी फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। ये एग्जाम में कई एक बार आ चुका है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस 28 जनवरी 1950। आइए बात करते हैं आगे इनसे जुड़ा हुआ बिंदु को। तो वही फेडरल कोर्ट आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट बन गया और कैसे कैसे उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है समय के साथ, एक एक करके इसके बिंदु को चर्चा करते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों आदि का वर्णन है। आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट भाग कितना, तो 5 संघ में आता है और अनुच्छेद कहां से कहां, 124 से लेकर 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। शुरुआती दौर में यह व्यवस्था किया गया था कि 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में अगर बात करें, पर संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की अधिकार प्राप्त है। और अगर वर्तमान में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जजों का संख्या कितना है? 34, 33 प्लस 1, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। संसद में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में जजों का संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो अगर न्यायाधीशों का कार्यकाल पर बात करते हैं तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है, किंतु ध्यान दीजिएगा, किंतु हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं तीनों प्रावधान से अभी सुप्रीम कोर्ट का जजों का कार्यकाल तय होता है। वह 65 वर्ष की आयु, पहला, वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है, पहला है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठाने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी कि अगर उससे जुड़ा हुआ कोई विवाद होता है तो संसद उसका निर्धारण करेगा क्या होगा। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर त्याग दे सकता है, राष्ट्रपति को भी आप त्यागपत्र दे सकते हैं। तीसरा, संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। इसको कहते हैं महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। उसकी लंबी प्रक्रिया है, उसका आगे चर्चा करते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनना चाहे वर्तमान में तो उसको क्या योग्यता है उस पर चर्चा करते हैं। भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा किसी हाई कोर्ट में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो, अथवा किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। ये देखिए तीसरा कंडीशन से अभी तक कोई व्यक्ति भारत में मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं या न्यायाधीश भी नहीं बने हैं। इन्हीं दोनों कॉलम का उपयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति। लेकिन उसके लिए क्या व्यवस्था है? 1950 से लेकर 1993 तक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्ति किया जाता था। लेकिन 1993 के बाद राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में न्यायाधीशों का जो व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम व्यवस्था में 5 जज होते हैं। उन्हीं जजों का सिफारिश राष्ट्रपति का जाता है
और राष्ट्रपति उसी के आधार पर जजों की नियुक्ति करते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत आलोचना भी होता है कि सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद अगर कहीं पे है तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर। इस पर ये काफी विवाद में रहता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन हाँ जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी को नियुक्त किया जाता है। देखिए परंपरा क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इसमें 2 बार उल्लंघन भी हुआ है। कब कब उल्लंघन हुआ है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 1973 में अजीत नाथ रे, उनको वो सबसे वरिष्ठ नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना गया था। और दूसरा हमीदुल्ला बेग 1977, ये 2 व्यक्ति थे जिनको सुप्रीम कोर्ट के योग्यता, वरिष्ठतम वाला जो योग्यता है ना होने के बावजूद भी इनको चुना गया। सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे वाईवी चंद्रचूड़, और सबसे कम समय का सीजेआई रहे कमल नारायण सिंह, मात्र 17 दिन। आगे बात करते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अक्षमता के आधार पर उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया, इसी को कहते हैं महाभियोग। उनको अगर पद से हटाना है तो संसद में उनके लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है। क्या प्रावधान है एक एक करके देखते हैं। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना है तो संसद के किसी सदन में प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन अगर लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच कराई जाती है, उसके बाद उसका जांच होगा। नेक्स्ट स्टेप है, फिर संसद में चर्चा होती है। चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीशों को सूचित करना आवश्यक है। उसके आगे है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया। हाँ, हटाने का कोशिश किया गया। किनको किनको? वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था मगर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, यह भी फेलुअर है। दूसरा, दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश है जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और सभापति ने उसे भी खारिज कर दिया। तो अभी तक किसी भी व्यक्ति को महाभियोग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या जजों को हटाया नहीं गया है। न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता की बात करते हैं। आर्टिकल 125 में इसका चर्चा है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000, 2.5 लाख। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखिए, मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को मुख्य कार्यवाहक, परमानेंटली नहीं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उसको पद दे सकता है। आर्टिकल 126। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश, इसको एडहॉक जज कहते हैं। गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। समझिएगा, एडहॉक जज का मतलब कि जब एक सुप्रीम कोर्ट को चलने के लिए एक मिनिमम जो जजों की संख्या होनी चाहिए, अगर उतना नहीं है तो अन्य किसी भी जज को, हाईकोर्ट से जज को सुप्रीम कोर्ट में उसको अस्थायी तौर पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इसी को कहते हैं एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल कितना? 127। आगे बात करते हैं आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश। गणपूर्ति नहीं होने पर सीजेआई राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। वही है, गणपूर्ति नहीं है तो अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हो सकता है। आर्टिकल 128। 129 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय होगा? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि पत्थर का लकीर, जो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया वो पूरे भारतवर्ष में सारे हाई कोर्ट और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए लागू होगा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करता है। आर्टिकल 129। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 130 में फिक्स है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां होगा? दिल्ली में होगा। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। वर्तमान में जो यह तय है कि वह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, लेकिन हाँ अगर चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की बात करते हैं हम। क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या क्या है?
जैसे देखिए कुछ कुछ क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब कि कुछ कुछ जो राइट है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के ही पास है, वो हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है, वो अधिकार केवल और केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसी को बोलते हैं प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। क्या है भाई, देखते हैं। इसके अनुसार निम्नलिखित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है जो निम्न है। जैसे अगर कोई दो, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्य है, दो, जैसे बिहार और झारखंड है, बिहार और यूपी है, तो दो राज्यों का जब विवाद हो गया तो बिहार में भी हाई कोर्ट है, यूपी में भी हाई कोर्ट है। अब ये इसका निपटारा हाई कोर्ट में नहीं होगा, ये कहां जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, एक तरफ सेंटर हो, दूसरी तरफ राज्य हो, केंद्र और राज्य लड़ जाए, उस मामला में भी उसका भी निपटारा कौन करेगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा, एक तरफ हो सकता है कि केंद्र भी हो, कुछ राज्य भी हो, और दूसरे तरफ अन्य 2-4 राज्य हो, इस प्रकार भी अगर विवाद हो गया तो उसका भी निपटारा केवल और केवल कहां होगा, सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 के तहत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत की सभी उच्च न्यायालय के निर्णय को विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं, संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। समझिएगा, अपील करने का भारत में जो सबसे अंतिम जगह है वो है सुप्रीम कोर्ट। वो किसी मामले में हो सकता है, जैसे आप फौजदारी मामले में, दीवानी मामले में, संवैधानिक मामले में। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लड़े हार गए, हाई कोर्ट में केस लड़े हार गए, तब भी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है आपको, अगर आप सही हैं, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के भी फैसले को बदल सकता है। यह अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, तो आप इन मामलों में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसी को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक समय के बाद या एक समय सीमा के अंदर अगर उससे भी कोई गलती हो गया है और वो अगर उसको लग रहा है तो अपना निर्णय खुद भी बदल सकता है। जैसे कई एक बार हुआ है कि जैसे इस मामले में क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले मानता था, बाद में नहीं मानता था, वर्तमान में फिर से यह सुप्रीम कोर्ट मानता है कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो कई एक बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो अब निर्णय है उस पर भी अपना बाद में निर्णय बदल देता है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल 139 रीट अधिकारता, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 में रीट पढ़े होंगे, लेकिन उसके वहां पर 5 प्रकार का रीट पढ़ना है, वो एक अलग टॉपिक है। उसके अलावा भी किसी अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। आर्टिकल 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट सलाहकार के रूप में भी काम करता है। आर्टिकल 143, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति, कार्यकारी का सबसे बड़ा प्रमुख राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल कितना के तहत, 143 के तहत। अगला देखते हैं, कुछ बिंदु है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी काम करे और राष्ट्रपति के तौर पर। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश भी हैं और राष्ट्रपति, याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। तो ये कोर्ट से संबंधित जो प्रमुख बिंदु था उस पर हम चर्चा कर दिए। और अभी जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, ये स्टैचू बना हुआ है कि पुराने वाला स्टैचू की जगह पे नए वाला स्टैचू क्यों लाया गया है, इसमें क्या अंतर है। तो 3 पॉइंट जो मुख्य रूप से याद रखिएगा कि आंखों से पट्टी हटा दिया गया है, दूसरा तलवार के जगह पे हाथ में पुस्तक रखा गया, और तीसरा वो जो मूर्ति है जो कहीं ना कहीं जो ग्रीक महिला थी, जो औपनिवेशिक संकेत को दर्शाता है कि भारत पर औपनिवेशिक सत्ता का भी रहा था, उसके जगह पर भारतीय महिला को लाया गया है। चलिए इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।